आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन किसको कहते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन क्या है? यह एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है। इट इज ए बायोमोलिक्यूल। इट इज ए बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है। डिफिनीशन इसका लिख लेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे? इट इज ए बायोमोलिक्यूल हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। यह जो है कि ग्रोथ और शरीर के जो है कि विकास में मदद करता है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अच्छा, इंग्लिश में और क्या लिखेंगे? इट्स डिफिशियंसी causes disease। इट्स डिफिशियंसी causes disease। तो प्रोटीन ये तो इंग्लिश में हो गया। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे प्रोटीन एक प्रकार का जैव अणु है जो शारीरिक रचना और विकास में सहायक होता है। इसके कमी से भिन्न भिन्न प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। तो इस बात को हिंदी वाले विद्यार्थी जो है 2 बार 3 बार रिपीट करके सुन लेंगे और डिफिनीशन इसका लिख लेंगे। इसका एक और डिफिनीशन है प्रोटीन के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन हिंदी में चैन, पॉलीपेप्टाइड चैन। तो हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वाले विद्यार्थी लिखेंगे इसे पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? इसे पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है। एक और इसको बारे में एक चीज़ और है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके एक और दूसरा नाम है, एक और डिफिनीशन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? यह एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? यह जो है कि एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। यह किसका बहुलक होता है? एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। याद रखेंगे यह किसका बहुलक होता है? एमिनो। पॉलीमर है किसका? एमाइनो एसिड का। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा यह किसका जो है कि पॉलीमर है, तो एमाइनो एसिड का पॉलीमर है। तो याद रखेंगे इट इज ए पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। तो ये एमाइनो एसिड का बहुलक होता है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो याद रखेंगे ये एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? एमिनो एसिड का। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसके यहाँ पर बहुत सारा एमिनो एसिड होता है। एमाइनो एसिड। तो यह एक एमाइनो एसिड दूसरा एमाइनो एसिड से जुड़ता है। एमाइनो एसिड फिर तीसरा एमाइनो एसिड से जुड़ता है। एमाइनो एसिड फिर चौथा एमाइनो एसिड, फिर पांचवा एमाइनो एसिड, इसी तरह छठा एमाइनो एसिड। तो बहुत सारा एमाइनो एसिड आपस में जुड़ता है तो एक जो है कि लॉन्ग चेन का निर्माण होता है। इसी लॉन्ग चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, या इसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन इसी कहा जाता है। बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ के एक चेन बनाते हैं तो उसी चेन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका एक और नाम है हम लोग जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन, या इसी को हम लोग प्रोटीन भी कहते हैं। यही क्या है? प्रोटीन। तो यह प्रोटीन भी कहलाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन की हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा एमाइनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए प्रोटीन को पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड कहते हैं। एमिनो अम्ल का पॉलीमर कहते हैं। अब जो है कि यह एमिनो एसिड होता कैसे है, तो आइए इस एमिनो एसिड को देखते हैं। एमाइनो एसिड
यानी एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड में क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एमिनो एसिड में आप देखेंगे कि एमीन ग्रुप है, दूसरा क्या है, एसिड ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एमाइनो एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो एक कार्बन लिख देंगे इस तरीक़ा से, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। अब एक तरफ हम लोग एमीन ग्रुप लिख देंगे, एमीन ग्रुप, और दूसरा तरफ लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो एक तरफ एमीन ग्रुप और दूसरी तरफ एसिड ग्रुप, इसीलिए इसका नाम है एमाइनो एसिड। अब जो है कि यह जो ऊपर की तरफ बॉन्ड छूटा हुआ है, फिर एक नीचे की तरफ बॉन्ड छूटा हुआ है, इधर है, फिर ऊपर यहाँ कुछ भी जुड़ सकता है। तो एमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर यही है। अब यह एमाइनो एसिड आपस में कैसे जोड़ के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो आइए यहाँ पर इसको दिखाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एमाइनो ग्रुप है NH2 और फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH, एक एमिनो हो गया, दूसरा क्या हो गया, एसिड ग्रुप होगा। और फिर इससे दूसरा एमाइनो एसिड कैसे जुड़ता है, तो यहाँ एक H लिखते हैं, फिर N, फिर यहाँ पर एक H है, फिर यहाँ पर C, ऊपर नीचे बॉन्ड है, C डबल O और यहाँ पर OH है, एक दूसरा एमाइनो एसिड आ गया। फिर एक तीसरा एमाइनो एसिड इससे जुड़ता है, वो कैसे जुटेगा, तो यहाँ पर H N H और C डबल, सॉरी यहाँ पर एक ही बॉन्ड होगा, आपको यह इसको मिटाने दीजिए। तो यहाँ पर जो है कि एक ऊपर एक नीचे और फिर C डबल O, यहाँ पर H, फिर एक अगला इससे जुड़ जाएगा। तो यह सभी एमाइनो एसिड है, इसमें 3 एमाइनो एसिड है। अब इन सब में आपस में बॉन्ड कैसे बनता है, आइए दिखाते हैं बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसमें बॉन्ड कैसे बनता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर OH और H, यह दोनों जल बन के बाहर निकल जाता है। यहाँ से OH और H दोनों जल बन के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तब जो है कि आपको यह NH2 यहाँ पर आपका जो NH2 है, फिर C, यहाँ पर C डबल O, और यहाँ पर जो है कि आपको यहाँ से तो OH निकल गया, अब यहाँ बचा आपको N, और फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ से भी OH निकल गया, फिर C यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर फिर एक बॉन्ड खाली हो गया। अब यहाँ पर फिर एक यहाँ पर आएंगे तो N यहाँ का, नीचे H, फिर यहाँ पर C ऊपर नीचे, फिर यहाँ पर O और यहाँ पर OH। तो यह जो अब आपको बताते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो इसमें चलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड को समझते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच, फिर यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच, तो इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड्स बॉन्ड, यही कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ भी यह एक पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो आप इसको कह सकते हैं कि यह एक पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ता है, तो जो है कि पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो यह बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, तो जो है कि आपको पहला एमाइनो एसिड का कार्बन और दूसरा एमाइनो एसिड का नाइट्रोजन के बीच ये बॉन्ड बनता है। ध्यान रखेंगे, पहला एमाइनो एसिड का कार्बन और दूसरा एमाइनो एसिड का नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड होता है। इसी तरह फिर अब यहाँ पर फिर एक दूसरा एमाइनो एसिड लेंगे, उसका H, यहाँ पर N, फिर यहाँ पर H, C ऊपर नीचे, यहाँ पर फिर आपको OH आ जाएगा। तो बहुत इतनी स्पेस कम है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहे। तो फिर यहाँ पर OH और H यहाँ क्या हो जाएगा, जल बन के बाहर निकल जाएगा। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो याद रखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो 2 एमाइनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह से बहुत सारा जो बॉन्ड बनता है, तो इसको जो है कि प्रोटीन का निर्माण होता है, और वह चैन पॉलीपेप्टाइड चैन कहलाता है। तो इसमें आपको समझाया जा चुका कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है। अब इसमें प्रोटीन का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, प्रोटीन का एग्जाम्पल, तो एग जो है कि एग, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। उसका मीट जो है इसमें प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद जो है कि मिल्क हो गया, उसके बाद आपको
जो है कि पी जो है पी मटर, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। बादाम जो है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा बीमारी होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो प्रोटीन के डिफिशियंसी के कारण जो बीमारी होता है उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो प्रोटीन के कमी के कारण बीमारी होता है, डिफिशियंसी के कारण यानी कमी के कारण जो बीमारी होता है उस बीमारी का नाम है जो कि डिफिशियंसी डिजीज। कमी के कारण जो बीमारी होता है उस बीमारी को कहते हैं हम लोग क्वाशिक्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाशिक्योर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में वही नाम है इसका। यह जो आ गया आपको क्वाशिक्योर, कर बीमारी कहते हैं। क्वाशिक्योर कर बीमारी इसको कहते हैं। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे कर। तो यह बीमारी हिंदी में इस तरह से लिख देंगे। तो यह जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बनाएंगे। अब सवाल यह है कि प्रोटीन किसे कहते हैं, यह जान गए। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है यह भी जान गए। प्रोटीन जो है कि किस चीज़ से मिल के बना होता है यह भी हम लोग समझ गए। अब आते हैं इसको हम लोग टाइप पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अब अलग अलग टॉपिक हम लोग। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो यह प्रोटीन जो है कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन मुख्य रूप से जो है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो है कि प्रोटीन आपको कई प्रकार से इसको बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इट इज़ मेनली 3 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इट इज़ मेनली 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बनावट के आधार पर। हिंदी में क्या लिखेंगे? बनावट के आधार पर। ये क्या प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। बनावट के आधार पर ये क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होंगे? तो सबसे पहला होता है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन हिंदी में क्या लिखेंगे? सरल प्रोटीन। हिंदी में क्या लिखेंगे? सरल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन। प्रोटीन हिंदी में क्या लिखते हैं? संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन। प्रोटीन संयुग्मी प्रोटीन। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जो कि डेराइव्ड प्रोटीन। DERIVED। डेराइव्ड प्रोटीन। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन हिंदी में क्या कहेंगे? इसको व्युत्पन्न प्रोटीन कहेंगे। तो इस प्रकार जो है कि प्रोटीन जो है कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग आते हैं पढ़ने ए नंबर में सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन यानी कि साधारण प्रोटीन, सरल प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन क्या कहलाएगा? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं सिंपल प्रोटीन किसको कहेंगे। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? वो ऐसा प्रोटीन जो सिर्फ
अल्फा एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, या फिर जिसको हाइड्रोलाइसिस करने के पश्चात सिर्फ अल्फा एमाइनो एसिड प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल प्रोटीन कहेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आफ्टर हाइड्रोलाइसिस कैन गिव ओनली अल्फा एमाइनो एसिड आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन, या ऐसे भी लिख सकते हैं द टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच इज फॉर्म बाई ओनली अल्फा एमाइनो एसिड आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन। तो किससे मिलकर बना होता है, फॉर्म बाई ओनली अल्फा एमाइनो एसिड, याद रखेंगे, केवल अल्फा एमाइनो एसिड मिलकर बनाते हैं उसको क्या कहेंगे, सिंपल प्रोटीन कहेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल क्या होता है, अल्बुमिन होता है, अल्बुमिन, उसके बाद ग्लोबुलिन, उसके बाद जो है कि क्या होता है, अल्बुमिन ग्लोबुलिन हो गया, उसके बाद आपको होता है केराटिन, तो केराटिन जो होता है वह जो है कि हेयर में या नेल्स में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है हेयर या नेल्स में पाया जाता है, नेल्स यानी नाखून में पाया जाता है। तो अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, केराटिन ये सब क्या हो गया, सिंपल प्रोटीन हो गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसमें जो है कि कंजुगेटेड प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन। तो हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन किसको कहेंगे, तो वैसा प्रोटीन जो अल्फा एमाइनो एसिड के अलावा कुछ जो है कि अन्य मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे क्या कहेंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। तो इंग्लिश में डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसका, कि द टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच इज फॉर्म बाई प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड कंजुगेटेड प्रोटीन। किससे मिलकर बना होता है, फॉर्म बाई प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस फॉर्म बाई प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस। वैसा प्रोटीन जो हिंदी में इसका क्या लिखेंगे, वैसा प्रोटीन जो प्रोटीन तथा अन्य दूसरे पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मेन इसका एग्जाम्पल ही है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पहला एग्जाम्पल है आपको न्यूक्लियो प्रोटीन। तो देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बनाता है, तो न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लिक एसिड प्लस जो कि प्रोटीन, तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन। तो नाम में डिफिनीशन है, तो ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और प्लस प्रोटीन। तो ये किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, इसीलिए इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो यह जो कि एक प्रकार का कंजुगेटेड प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन के अलावा इसमें क्या है, ग्लूकोज भी है, और इसमें प्रोटीन के अलावा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, लाइपोप्रोटीन। तो इसमें नाम से क्लियर है, लाइपो का मतलब लिपिड होता है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन, तो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यह जो कि कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल देख लिए, जो प्रोटीन के अलावा अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। और तीसरा आते हैं हम लोग जो कि सी नंबर में, कंजुगेटेड प्रोटीन के बाद हम लोग आते हैं डेराइव्ड प्रोटीन, DERIVD, डेराइव्ड प्रोटीन यानी कि व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ड्राइव प्रोटीन किसको कहते हैं, तो वैसा प्रोटीन जो कंजुगेटेड प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन के भिन्न भिन्न केमिकल अभिक्रियाओं के द्वारा बनता है, उसी को क्या कहते हैं, ड्राई प्रोटीन कहते हैं। इंग्लिश में क्या डिफिनीशन लिखेंगे कि द टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच इज फॉर्म बाई डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ सिंपल प्रोटीन एंड कंजुगेटेड प्रोटीन आर कॉल्ड
ड्राई प्रोटीन। तो डिफिनीशन तो हो गया, ये किससे मिलकर बना होता है, तो सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन, और कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, इन दोनों प्रोटीन के केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है, ड्राई प्रोटीन कहलाता है। यानी ये ड्राई प्रोटीन जो है सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन से तैयार होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में पूछा जाता है आपसे पेप्टोन्स, पेप्टोन्स ड्राई प्रोटीन है, प्रोटीओज, प्रोटीओज यह भी ड्राई प्रोटीन है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं ड्राई प्रोटीन का एग्जाम्पल। तो इस प्रकार जो है कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन आपका फॉर्मेशन के आधार पर 3 प्रकार का होता है, सिंपल ड्राइव्ड और सिंपल कंजुगेटेड और ड्राइव, जो कि समाप्त हो गया। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। तो चलिए इसको देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स हिंदी में आकर्षण बल के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। तो आकर्षण बल के आधार पर प्रोटीन जो है कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। दोनों में अभी आपको अंतर बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। तो अट्रैक्शन बल के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो पहला लिखेंगे फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन। एक फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब सवाल है फाइब्रस प्रोटीन किसे कहते हैं, तो नाम में डिफिनीशन है, इट इज फाइबर लाइक इन शेप, इट इज फाइबर, फाइबर लाइक इन शेप, इट इज फाइबर लाइक इन शेप, यानी वैसा प्रोटीन जो तंतु के आकार का होता है या तंतुमय होता है, उसे हम लोग फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफिनीशन लिख देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ग्लोब्यूल लाइक इन शेप, इट इज ग्लोब्यूल्स लाइक इन शेप। हिंदी में क्या कह सकते हैं कि वैसा प्रोटीन जिसका आकार ग्लोब्यूल के जैसा होता है उसे हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। तो यह एग्जांपल यहाँ पर बता देंगे। फाइबरस प्रोटीन जो है कि इस तरह से फाइबर लाइक होता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है कि ग्लोब्यूल्स लाइक होता है। तो यह हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल, यह क्या हो गया, फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल। अब आते हैं जो आपका फाइबरस प्रोटीन है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फाइबरस प्रोटीन में जो है कि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आते हैं यहाँ पर हम लोग तो जो आपका फाइबरस प्रोटीन है इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। कैसा अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, वैसा प्रोटीन जिसमें अट्रैक्शन फोर्स अधिक पाया जाता है उसे हम लोग फाइबरस प्रोटीन कहते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं, इट इज द टाइप्स ऑफ प्रोटीन हैविंग ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स आर कॉल्ड फाइबरस प्रोटीन। इसमें क्या लिखेंगे, वीक अट्रैक्शन फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, वैसा प्रोटीन जिसमें दुर्बल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है उसे हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है कि इसमें फाइबरस प्रोटीन में ग्लोबुलर प्रोटीन में दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल जो फाइबरस प्रोटीन है, नॉन सोलुबल इन वाटर, नॉन सोलुबल इन वाटर,
वाटर। हिंदी में लिख सकते हैं यह प्रोटीन जल में अविलय होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं, सोलुबल इन वाटर, यह जल में विलय होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, यह जल में क्या होता है, विलय होता है। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तीन गो ऑप्शन अंतर हो गया। अब चौथा अंतर में आते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा, आइए इसको लोग। तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल आपको है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कीरेटिन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कीरेटिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कीरेटिन। कीरेटिन किसको कहते हैं, तो सिल्क को कहते हैं, हेयर को कहते हैं, हेयर हो जाएगा, या आपको ऊल हो जाएगा। यह सब जो है कि कीरेटिन का बना होता है। कीरेटिन हो गया इसका एग्जाम्पल। और क्या हो जाएगा, मायोसिन भी जो है कि इसका एग्जाम्पल है। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मसल फाइबर जो है कि किसका एग्जाम्पल होता है, मसल्स फाइबर, रेशा वाला जो मसल्स होता है वह जो किसका एग्जाम्पल होता है, मायोसिन का। तो यह रेशेदार होता है, धागे के समान होता है। तो यह सब कौन कहलाता है, जो कि फाइब्रस प्रोटीन कहलाता है। यह अब आते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जो कि इसका एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन, और दूसरा अल्बुमिन। तो अल्बुमिन जो है कि यह क्या होता है, तो अल्बुमिन जो है कि एग में पाया जाता है, वाइट पार्ट ऑफ एग। इसको क्या सकते हैं, एग का जो है कि एग का वाइट पार्ट याद रखेंगे, एग वाइट, यही क्या कहलाता है, अल्बुमिन कहलाता है। तो यह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि कौन ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, कौन फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हम लोग जो है कि प्रोटीन में अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर हम लोग जो कि अंतर स्पष्ट कर दिए। अब आता है हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अगला हेडिंग हम लोग देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो आते हैं इसको हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो लिखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होगा, तो आइए देखते हैं। नहीं सर, ये 4 प्रकार का होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट हैव 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। इट हैज 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। इट हैज 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये कितना प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो कि स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। इट हैव 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कौन कौन, तो सबसे पहला लिखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या लिखते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। कहते हैं यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर, याद रखेंगे यह 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स। ये तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के हिंदी में कहते हैं प्राथमिक स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्राथमिक स्ट्रक्चर, प्राथमिक आकृति। इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक आकृति। तो यह प्राथमिक आकृति हो गया, द्वितीयक आकृति हो गया। तीसरा आते हैं टर्शियरी
स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, हिंदी में इसको कहेंगे तृतीयक आकृति, तृतीयक आकृति, तृतीयक आकृति। और चौथा आपको है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चौथा क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसको कहते हैं चतुर्थ स्ट्रक्चर, चतुर्थ स्ट्रक्चर। इसको क्या लिखेंगे? चतुर्थ स्ट्रक्चर, चतुर्थ आकृति। तो प्रोटीन का 4 प्रकार का आकृति होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर चलिए पढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक स्ट्रक्चर, प्राथमिक आकृति, प्राथमिक आकृति। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का प्राथमिक स्ट्रक्चर, तो यह क्या होता है? तो इसके बारे में लिखेंगे द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर याद रखेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रोटीन का वैसा आकृति जिसमें प्रोटीन एक तंतु के समान, एक धागे के समान होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसे हम लोग प्राथमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो है कि एक धागे के समान होता है इस तरीक़ा से। यहाँ पर चलिए हम लोग बनाते हैं, एक धागे के समान होता है इस तरीक़ा से। तो ये है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये आपके बुक में ऐसे भी दिया है, इसको ऐसे जिसमें बुक में दिया है उसी तरह चल लिखते हैं। तो बुक में इस तरह से दिया है, यही है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इस तरह से अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और एक जो है कि लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं। इसी का प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का फोल्डिंग या घुमाव नहीं पाया जाता है, यह बिल्कुल आसान है। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का द्वितीयक स्ट्रक्चर यानी द्वितीयक आकृति। प्रोटीन का द्वितीयक आकृति कैसा होता है? तो प्रोटीन का द्वितीयक आकृति क्या होता है? तो इसमें जो है कि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डिंग किए रहते हैं, यानी घुमावदार रहते हैं, घूमे हुए रहते हैं, ऐठे हुए रहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में? द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन आर फाउंड इन टू फोल्ड आर कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। याद रखेंगे टू फोल्ड में, टू फोल्ड, FOLD। अभी फोल्ड आपको हम लोग समझाते हैं। टू फोल्ड में इंग्लिश में क्या लिखेंगे? प्रोटीन का वैसा आकृति जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 फोल्ड पाए जाते हैं, 2 घुमाव पाए जाते हैं या 2 ऐंठन पाए जाते हैं, उसे हम लोग प्रोटीन का द्वितीयक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आते हैं इसका हम लोग समझाते हैं यहाँ टू फोल्ड में। तो यहाँ पर आपके बुक में दिया है इस तरीक़ा से, यही प्रोटीन का द्वितीयक स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है कि प्रोटीन घुमाव के रूप घुमावदार रहता है, फोल्डिंग किए हुए रहता है। अब इसमें आता है, यह 2 प्रकार का होता है, इसका टाइप होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, और एक कहलाता है बीटा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। तो ये सवाल है कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है और बीटा हेलिक्स क्या होता है। तो आइए इसको समझाते हैं। अल्फा हेलिक्स क्या होता है? इसमें होता है क्या कि अल्फा हेलिक्स में पॉलीपेप्टाइड जो है चेन जो है राइट साइडेड फोल्डिंग रहता है। इस तरीक़ा से देखेंगे, राइट साइडेड फोल्डिंग होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन में जो फोल्डिंग होता है वह किस प्रकार से होता है? तो राइट साइड फोल्डिंग होता है। इसको एक मिनट, इसे किस प्रकार से फोल्डिंग होता है? तो राइट साइड फोल्डिंग होता है, इस तरीके से यह फोल्डिंग होता है। तो इसमें जो है कि यह कहलाता है अल्फा हेलिक्स,
इस तरीके से राइट साइड फोल्डिंग होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स कहते हैं। राइट साइड फोल्डिंग होता है। अब इसमें होता क्या है, राइट साइड फोल्डिंग में ये फोल्डिंग क्यों होता है, तो जहाँ जहाँ फोल्डिंग होता है वहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है, इसके पास ऑक्सीजन रहता है जो एमाइनो एसिड ग्रुप का है, और यहाँ पर एमीन है, इसके पास हाइड्रोजन रहता है जो एमीन ग्रुप का है। दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बन जाता है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में। उसी तरह से आपको आते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एमाइनो एसिड का नाइट्रोजन है, और यहाँ एमीन ग्रुप का नाइट्रोजन है, यहाँ एसिड ग्रुप का ऑक्सीजन है। तो इन दोनों के बीच जो है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के बीच, इसी कारण से यह फोल्डिंग होता है। यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसी कारण से इसमें फोल्डिंग पाया जाता है। तो यह अल्फा हेलिक्स में जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अल्फा हेलिक्स में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। कौन बॉन्ड कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें हम लोग आते हैं, लिखते हैं इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड लिखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एच बॉन्ड कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, एच बॉन्ड हो गया। अब आते हैं हम लोग जो है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद हम लोग चलते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ यह हर जगह होता है, यह यहाँ भी होता है आपको, यहाँ पर जैसे कि यहाँ भी एक रहता है आपको यहाँ पर एक जो है कार्बन और उसका ऑक्सीजन, और उसके नीचे जो है कि फिर होता है आपको, उसके नीचे यहाँ पर होता है आपको नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन हम लोग दूसरा कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। तो ये आपको नाइट्रोजन हो गया, और इसका एक हाइड्रोजन होता है, उसके बीच यहाँ पर बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। उसी तरह आपको यहाँ भी आपको एक कार्बन हो गया, उसका ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हो गया, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हो गया, और इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा। तो इसी को हम लोग बॉन्ड को क्या कहेंगे, जो कि अल्फा हेलिक्स में यह बॉन्ड पाया जाता है। तो यह कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच यह बॉन्ड पाया जाता है। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा आपको तो पता चल जाएगा। और बीटा हेलिक्स में क्या होता है तो आते हैं हम लोग बीटा हेलिक्स में क्या होता है कि यह जो बॉन्ड बनता है बीटा हेलिक्स में, मान लीजिए एक जो है कि यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक और पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं यहाँ पर एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस तरीके से देखिए बना रहे हैं। एक तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इस कलर से लेते हैं या फिर इस कलर से लेते हैं। तो आइए यहाँ पर एक तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, यह पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया 3 ठो। और अब इन दोनों तीनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, या टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल सीधा भी हो सकता है या टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर है कार्बन और इसके पास है ऑक्सीजन। अब आते हैं यहाँ पर, पहले सबको बना देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नाइट्रोजन, इसके पास है हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन, इसके पास है ऑक्सीजन, फिर यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन है और इसके पास जो है कि क्या है आपको हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे यह जो है कि आपको यहाँ पर जो बनाए हम लोग, यह यहाँ पर नहीं होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हो गया आपको हाइड्रोजन। अब जो है कि उसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग कार्बन लिखते हैं, इसके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग नाइट्रोजन, इसके पास
हाइड्रोजन होता है। तो अब यह सब बॉन्ड कैसे बनाता है, जैसे आपको अब इधर लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं हम लोग, चलिए इधर इस साइड यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन लिखते हैं, और नाइट्रोजन की रहा हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको जो कि नाइट्रोजन लिखते हैं, और नाइट्रोजन का ये रहा हाइड्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन लिखते हैं, इसका ये रहा हाइड्रोजन। अब इन सब के बीच में बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड कैसे बनता है आइए देखते हैं। इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, फिर एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, सॉरी यहाँ पर जो कि ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ नाइट्रोजन हो गया था। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन ले लिए, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अब इन दोनों के बीच जो कि एक बॉन्ड बन रहा है। किसके बीच बॉन्ड बन रहा है, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा यही हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ऑक्सीजन है और यहाँ पर आप लोग लेते हैं नाइट्रोजन। तो चलिए फिर दूसरा कलर का यूज करते हैं, तो ब्लू कलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपको हो जाएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर बहुत मोटा हो गया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर इसको, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो ध्यान देंगे, इसको अच्छे से बताया इसलिए जा रहा है कि विद्यार्थी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कि मान लीजिए ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके बीच एक बॉन्ड बन गया। तो इस तरीक़ा से बॉन्ड बनता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हेलिक्स कहते हैं। तो सिंपल सा जवाब क्या है कि एक ही चैन जब फोल्ड करके, एक ही चैन के दो फोल्डिंग के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इसको हम लोग कहेंगे अल्फा हेलिक्स। यानी आपको यह इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रा मोलिकुलर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो अलग अलग जो है कि, या दो से अधिक अलग अलग कार्बन जो है कि दो से अलग अलग चैन है उसके बीच बनता है। तो इसको कहेंगे इंटर, INTER, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। आपको दो भिन्न भिन्न या दो से अधिक भिन्न भिन्न चैन के बीच जब जो है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग बीटा हेलिक्स कहते हैं। और एक ही चैन के फोल्डिंग के कारण उसके अंदर जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हेलिक्स कहेंगे। तो यह यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्रोटीन का जो है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन सा स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ चुके हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का तृतीयक स्ट्रक्चर, तृतीयक स्ट्रक्चर, तृतीयक आकृति। तो प्रोटीन का तृतीयक आकृति कैसा होता है, तो इसमें पहला पढ़े थे प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा क्या है, टर्शियरी है। इसमें होता क्या है कि प्रोटीन 3 फोल्ड में पाया जाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, प्रोटीन का वैसा आकृति जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन 3 फोल्ड में पाए जाते हैं उसे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन विच प्रोटीन आर फाउंड इन 3 फोल्ड आर कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पर देखेंगे 3 फोल्ड आपको समझाते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 1 फोल्ड, ये हो जाएगा 2 फोल्ड, और बीच में एक जो बचा हुआ है ये हो जाएगा आपको 3 फोल्ड। तो इस प्रकार को 3 फोल्ड इसमें पाए जाते हैं, इसे टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यानी चौथा हम लोग पढ़ते हैं क्वाटरनरी
स्ट्रक्चर STRUCTURE क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का चतुर्थ स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रोटीन का चतुर्थ स्ट्रक्चर, चतुर्थ स्ट्रक्चर, चतुर्थ आकृति, आकृति, प्रोटीन का चतुर्थ आकृति। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन 4 फोल्ड में पाया जाता है। तो 3 फोल्ड तो आपको यहाँ से बना रहे हैं, यह देखिए, एक ये हो जाएगा, एक यहाँ से इस तरह से आगे जो जाए, तो ये अगर 3 फोल्ड। एक चौथा फोल्ड क्या होगा? तो चौथा फोल्ड एक दूसरा कलर से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चौथा फोल्ड यह हो गया, यह आपको हो गया इस तरीक़ा से। तो यह 4 फोल्ड हो गया। तो इस तरह के प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डिंग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस प्रकार प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। अब आते हैं जो कि अब प्रोटीन तो हम लोग देख लिए, इसके कमी से कौन कौन से बीमारी होता है यह भी देख लिए। अब एक चीज़ और टर्म आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है? 2 नंबर में पूछा जाता है डीनेचुरेशन, नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। हिंदी में क्या होगा? प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? प्रोटीन का विकृतीकरण। तो हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? जब तापमान और देखिए 2 चीज़ इसमें मेन इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर और जो कि pH। तो डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट pH पर प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो फोल्डिंग की ओर रहता है, वह जो कि उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और प्रोटीन जो कि अनफोल्डेड हो जाता है, जिससे उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी समाप्त हो जाता है। तो इसी घटना को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ जो कि प्रोटीन। तो डिफिनीशन इसका क्या होगा? द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द प्रोसेस इन विच विथ डिफिनिट टेम्परेचर एंड pH प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अनफोल्ड एंड देयर फोल्डिंग आर जो कि एक्सटेंड बिटवीन देम आर कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बाय दिस फिनोमेना दे लॉस देयर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। इसको फिर से एक बार सुन लेंगे। प्रोटीन का डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एट डिफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अनफोल्डेड और देयर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम आर ब्रेक आर कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यू टू दिस फिनोमेना प्रोटीन मॉलिक्यूल लॉस देयर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो यह हो गया आपको इंग्लिश में। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? वैसी प्रक्रिया जिसमें एक विशेष तापमान अथवा pH पर प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच का फोल्डिंग समाप्त हो जाता है अथवा उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है कि सिंगल चेन का निर्माण करते हैं, इस घटना को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहेंगे, प्रोटीन का विकृतीकरण कहेंगे। इसके कारण प्रोटीन मॉलिक्यूल का बहुत सारा जो स्पेसिफिक गुण होता है, विशिष्ट गुण होता है, वह समाप्त हो जाता है। तो शॉर्टकट में कह सकते हैं इसको ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। शॉर्टकट को इसमें क्या लिख सकते हैं? ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? जब प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को एक निश्चित तापमान या जो कि pH पर तोड़ दिया जाता है, तो इस घटना को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इससे प्रोटीन अपना बहुत सारा गुण खो देता है। तो इसको आप लोग इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें एक अगला टॉपिक है, आपको एमाइनो एसिड के बारे में पढ़ना है। तो एमाइनो एसिड किसे कहते हैं और एमाइनो एसिड कितने प्रकार का होता है? तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। एमाइनो एसिड, यह लास्ट टॉपिक है, एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड किसे कहेंगे? वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें एक ही कार्बन से एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों जुड़े होते हैं,
उसे हम लोग एमाइनो एसिड कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन विच एमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोथ अटैच विद द सेम कार्बन एटम आर कॉल्ड एमिनो एसिड। दिस एमिनो एसिड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, यह एमिनो अम्ल जो है कि प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब जो यह एमिनो अम्ल जो है कि कई प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से डेल्टा। तो इसमें से एमिनो अम्ल कौन बनाता है, तो अल्फा एमाइनो एसिड जो है कि एमिनो अम्ल का निर्माण करता है, याद रखेंगे। अब इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड। एमिनो एसिड के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो एमिनो एसिड जो है कि आपको जो है कि इसका जो कि आपको नेचर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर प्रकृति के रूप के आधार पर, केमिकल जो कि प्रकृति के आधार पर, जो कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर, यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो सबसे पहला होता है एसिडिक, दूसरा होता है बेसिक और तीसरा होता है न्यूट्रल। तो एसिडिक एमाइनो एसिड किसको कहते हैं, तो वैसा एमाइनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अधिक मात्रा में पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसे एसिडिक एमाइनो एसिड कहते हैं। और वैसा एमाइनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप अधिक पाया जाता है, एमीन ग्रुप अधिक पाया जाता है, उसे बेसिक एमाइनो एसिड कहते हैं। और वैसा एमाइनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 दोनों बराबर संख्या में होते हैं, उसे हम लोग न्यूट्रल एमाइनो एसिड कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द टाइप ऑफ एमाइनो एसिड इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर लार्ज इन नंबर आर कॉल्ड एसिडिक एमाइनो एसिड एंड द टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच NH2 ग्रुप आर लार्ज इन नंबर आर कॉल्ड बेसिक एमाइनो एसिड एंड द टाइप ऑफ एमाइनो एसिड इन विच इस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH2 ग्रुप आर बोथ आर इक्वल इन नंबर आर कॉल्ड न्यूट्रल एमाइनो एसिड। तो यह तो जो है कि इसका आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता देते हैं। तो एसिडिक एमाइनो एसिड में आप लोग आते हैं, तो सबसे पहला एसिडिक एमाइनो एसिड में सिंपल से लिख देते हैं ग्लूटामिक एसिड। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यह एग्जांपल हो गया एसिडिक का, नाम में एसिड रहेगा तो समझिएगा एसिडिक एमाइनो एसिड है। उसके बाद आते हैं बेसिक एमाइनो एसिड में कौन सा है, तो बेसिक एमाइनो एसिड में आते हैं हम लोग, देखते हैं इसका एग्जांपल बेसिक एमाइनो एसिड में। तो आर्जिनिन जो है कि आर्जिनिन ARGININ, हिंदी में आर्जिनिन कहते हैं। तो ये आर्जिनिन हो गया, और क्या हो गया आपको, लाइसिन हो गया, LYSINE। और न्यूट्रल में कौन सा होता है, तो न्यूट्रल एमाइनो एसिड में बहुत सारा एमाइनो एसिड है, जिसमें से एक आपको लिखते हैं ग्लाइसिन, GLYCI यानी ग्लाइसिन। तो यह बहुत डीप क्वेश्चन हुआ, इस तरह से नहीं पूछा जाता है, बस आपको जानकारी के लिए बता दिए हैं। अब आते हैं हम लोग आपको जो कि टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, हिंदी में कह सकते हैं आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल के प्रकार। यह आपको पूछा जाता है कई बार, आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल के प्रकार। तो आवश्यकता के आधार पर जो कि एमिनो अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो आवश्यकता के आधार पर एमिनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला लिखते हैं हम लोग नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। दूसरा लिखते हैं एसेंशियल एमाइनो एसिड। हिंदी में कह सकते हैं इसको अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल। इसको क्या कह सकते हैं आवश्यक
एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल। तो अनावश्यक एमिनो अम्ल किसको कहते हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं। आवश्यक किसको कहते हैं, अनावश्यक किसको कहते हैं। तो नॉन एसेंशियल का डिफिनीशन क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड कहते हैं, किसको कहते हैं, तो द टाइप ऑफ एमाइनो एसिड विच इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। क्या लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ एमाइनो एसिड which is synthesized in our body, which is synthesized in our body, हिंदी में लिख सकते हैं वैसा एमिनो अम्ल जिसका हमारे शरीर में निर्माण होता है उसे हम लोग अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। तो अनावश्यक एमिनो अम्ल किस लिए कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में बनता है, इसकी हम लोग की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अनावश्यक या नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। और एसेंशियल किसको कहेंगे, जिसका हिंदी में कहते हैं आवश्यक, तो वो हमको आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे शरीर में नहीं बनता है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। इंग्लिश में क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ एमाइनो एसिड विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एसेंशियल एमाइनो एसिड। हिंदी में क्या डिफिनीशन लिखेंगे, वैसा एमिनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है उसे हम लोग आवश्यक एमाइनो अम्ल कहते हैं। अब ये तो पहला एक डिफिनीशन हो गया, नाम पर ही डिफिनीशन क्लियर है। नाम है नॉन एसेंशियल, यानी कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में यह बनता है। और नॉन एसेंशियल किसको कहेंगे, तो एसेंशियल उसको कहेंगे जो हमारे को आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शरीर में यह नहीं बनता है। अब नॉन एसेंशियल जो एमाइनो एसिड है इसके लिए हम लोग डिपेंड रहते हैं डाइट पर, डिपेंड ऑन फूड लिख सकते हैं कि इस प्रकार के एमिनो अम्ल के लिए हमें जो है कि फूड पर जो है कि नॉन एसेंशियल के बारे में लिख सकते हैं, या हम लोग लिखे नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। तो यह जो है कि नॉन एसेंशियल को हमको आवश्यकता नहीं है, सिंथेसाइज होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डू नॉट डिपेंड ऑन द फूड। इसके लिए हम लोग भोजन पर निर्भर नहीं रहते, इस प्रकार के एमाइनो एसिड के लिए हम लोग भोजन पर निर्भर नहीं रहते हैं, हमारे शरीर में बनता है। इस प्रकार के एमाइनो एसिड के लिए हम लोग भोजन पर निर्भर करते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, इस प्रकार के एमिनो अम्ल के लिए हम भोजन पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, डिपेंड अपॉन द फूड, डिपेंड अपॉन द फूड। हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार के एमिनो अम्ल के लिए हमें भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यह जो है कि हो गया। अब इसका आते हैं तीसरा में ऑप्शन में एग्जाम्पल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। 2 नंबर का यह क्वेश्चन है, तो दोनों का एग्जाम्पल लिखते हैं। तो सबसे पहले नॉन एसेंशियल का लिखते हैं। तो नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड में हम लोग का कौन सा होता है, आइए देखते हैं। तो नॉन एसेंशियल में होता है ग्लाइसिन, GLYCIN, ग्लाइसिन, हिंदी में ग्लाइसिने लिखते हैं। ग्लाइसिन के बाद होता है आपको एलानिन, ग्लाइसिन के बाद होता है एलानिन, NINE, ग्लाइसिन के बाद होता है एलानिन। उसके बाद आते हैं हम लोग हिंदी में एलानिन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे हिंदी में, एलानिन, हिंदी में एलानिन लिखते हैं इसको। उसके बाद एक और लिख सकते हैं एस्पार्टिक एसिड, क्या लिख सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड। ऑब्जेक्टिव में यह सब पूछा जाता है। और इसमें 2-3 एग्जाम्पल इसमें भी लिख लेते हैं। एसेंशियल में, तो एसेंशियल एमिनो एसिड किसको कहेंगे, तो एसेंशियल में आपको हो जाएगा लुसीन, LUCIN, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन। यह जो है कि आपको एक और है ट्रिप्टोफेन, यह याद रखेंगे। यह सब ऑब्जेक्टिव में आपसे
पूछा जाएगा कि कौन एसेंशियल है कौन एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कुछ नहीं है, बस जिसका जो हमारे शरीर में बनता है जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है उसे नॉन एसेंशियल कहते हैं, और जो हमारे शरीर में नहीं बनता है जिसकी आवश्यकता है उसे हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो इस प्रकार प्रोटीन जो है कि टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल पर आपसे ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी एग्जाम्पल इसका पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन किसे कहते हैं, उसका क्या क्या एग्जाम्पल है, ये सब से पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़िए देखिए, और जहाँ पर दिक्कत हो फिर आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे, और जो है कि अगला वीडियो आप लोग का जो बनेगा वो अगला वीडियो आप लोग का बनाएंगे ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी धातु का निष्कर्षण। तो इसको पढ़िए समझिए, और जहाँ दिक्कत है उसे कॉल करके पूछिए और बताइए कि इसमें क्या समस्या आ रहा है, तो वीडियो को और सुधार किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।